नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी शुरू करा दी गई है। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, ये वैलेंटाइन ने कहा था। दूसरा देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही गैंग एज कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगला देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल कहा जाता है, ये स्टेनली हॉल ने कहा था। अगला देखते हैं प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। अगर यहाँ पर बात की जाए शैशवावस्था की काल की कि कितने से कितने वर्ष तक का होता है, तो ये 0 से 6 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष तक का होता है। किशोरावस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष तक का, और प्रौढ़ावस्था का होता है 18 वर्ष से मृत्यु तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं स्वास्थ्य, दूसरा संवेग, तीसरा बुद्धि, चौथा मित्रमंडली। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं स्वास्थ्य, ये होता है। संवेग, ए भी होता है। बुद्धि, ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा है? ऑप्शन डी, मित्रमंडली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मित्रमंडली। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मित्रमंडली। जबकि स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि ये सभी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के द्वैखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि के द्वैखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन थर्स्टन, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा स्पीयरमैन, चौथा बिने। तो यहाँ पर पूछा गया कि बुद्धि के द्वैखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन देखते हैं थर्स्टन। थर्स्टन ने समूह कारक का सिद्धांत दिया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अगला देखते हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वैखंड का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। अगला देखते हैं बिने। बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला बुद्धि की विकृति की, दूसरा अधिगम्य अप्रेरणा की भूमिका, तीसरा मूल्यों का विकास, चौथा किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। पहले देखते हैं बुद्धि की विकृति, ये है नहीं। अधिगम्य अप्रेरणा की भूमिका, ये भी नहीं। मूल्यों का विकास, ये भी नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, किशोरावस्था का विकास। स्टेनले हॉल ने 1904 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया था। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं परिवार में गरीबी, दूसरा स्नेह का अभाव, तीसरा पारिवारिक क्लेश,
चौथा कक्षा में नींद आना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। पहले देखते हैं परिवार में गरीबी, ये प्रभाव डालता है। दूसरा देखते हैं स्नेह का अभाव, ये भी प्रभाव डालता है। तीसरा पारिवारिक कलेश, ये भी डालता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, कक्षा में नींद आना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, कक्षा में नींद आना। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक कक्षा में नींद आना नहीं है, जबकि परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक कलेश, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं एक तत्व सिद्धांत, दूसरा द्वैतत्व सिद्धांत, तीसरा बहुतत्व सिद्धांत, चौथा प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं? पहले देखते हैं एक तत्व सिद्धांत ये होता है, दूसरा द्वैतत्व सिद्धांत ए भी होता है, तीसरा बहुतत्व सिद्धांत ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व को मापने की एक। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व को मापने की एक कैसी तकनीक है ये? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं आत्मनिष्ठ तकनीक है, दूसरा वस्तुनिष्ठ तकनीक है, तीसरा प्रक्षेपी तकनीक है, चौथा प्रयोगात्मक तकनीक है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रासंगिक अंतर्बोध टेट व्यक्तित्व को मापने की एक ऐसी तकनीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं आत्मनिष्ठ तकनीक है, ये नहीं है। दूसरा वस्तुनिष्ठ तकनीक, ये भी नहीं है। तीसरा प्रक्षेपी तकनीक, ये यही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रक्षेपी तकनीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। इस परीक्षण का निर्माण मार्गन एवं मुरे ने 1935 में किया था। इस परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक बालकों पर किया जाता है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर बताना है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं जॉन डीवी, दूसरा रॉस, तीसरा वुडवर्थ, चौथा ड्रेवर। पहला ऑप्शन देखते हैं जॉन डीवी। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया जॉन डीवी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जॉन डीवी। चिंतनशील सोच की चर्चा जॉन डीवी ने की थी। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन डीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निरुक्तता कहलाती है। तो यहाँ पर बताना है कि गतिक कौशलों में अधिगम निरुक्तता क्या कहलाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला डिस्फेजिया, दूसरा डिस्प्लेक्सिया, तीसरा डिस्कैल्कुलिया, चौथा डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गतिक कौशलों में अधिगम निरुक्तता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन देखते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ये भाषा विकार से संबंधित होती है। दूसरा देखते हैं डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया गतिक कौशलों में अधिगम निरुक्तता कहलाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल गया ऑप्शन बी, डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया में बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि अपनी ओर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया गणना विकार से संबंधित है और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन बी, डिस्पेक्सिया। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्पेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन किससे प्रभावी होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा कक्षा शिक्षण में, तीसरा अनुशासन में, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा गया था कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किस में होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं व्यक्तित्व निर्माण इसमें होता है, कक्षा शिक्षण में इसमें भी होता है, अनुशासन में इसमें भी होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं मिश्रित विधि, दूसरा विचार सहचर विधि,
तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं मिश्रित विधि। मिश्रित विधि ये स्मरण करने की विधि होती है। दूसरा देखते हैं विचार सेचर विधि, ये भी होती है। यहाँ पर ए और बी दोनों हो गए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ पर ऑप्शन ए की बात की जाए मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है। अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक फिर पढ़ा जाता है। और विचार सेचर विधि में क्या होता है, इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञान बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मिश्रित और विचार सेचर विधि स्मरण करने की विधियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। दूसरा 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। तीसरा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। चौथा 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर बताना है कि गिरोह अवस्था की आयु वर्ग एवं विलंब विकास। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ये है नहीं है। दूसरा 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ये भी नहीं है। तीसरा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यही है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष होती है एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित होता है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में अपने चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो यहाँ पर बताना है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं माता पिता। दूसरा वातावरण परिवेश। तीसरा विद्यालय का वातावरण। चौथा समाज। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं माता पिता। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन ही मिल गया माता पिता। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, माता पिता। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं समानता। दूसरा विभिन्नता। तीसरा प्रत्यागमन। चौथा अप्रेरणा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। पहला देखते हैं समानता, ये होता है। दूसरा विभिन्नता, ये भी होता है। तीसरा प्रत्यागमन, ये भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, अप्रेरणा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रेरणा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रेरणा का नियम। जबकि समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये वंशानुक्रम का नियम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर पूछा गया कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं थॉर्नडाइक। दूसरा कोलर। तीसरा पावलोव। चौथा वुडवर्थ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन। पहला देखते हैं थॉर्नडाइक, ये है नहीं। दूसरा कोलर, यही है कोलर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कोलर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोलर ने किया था और इन्होंने चिंपैंजी बंदर के ऊपर प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर बताना है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं कैटल। दूसरा थॉर्नडाइक। तीसरा वर्नर। चौथा स्किनर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं कैटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे, आरबी कैटल। इन्होंने बुद्धि के तरल ठोस का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं पावलोव।
दूसरा बिने, तीसरा चौमस्की, चौथा वाइगोस्की। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। पहला देखते हैं पावलोव। पावलोव ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित थे। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो ये है नहीं है। दूसरा देखते हैं बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। तीसरा चौमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, चौमस्की। भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की ने दिया था। अगला देखते हैं वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौमस्की। भाषा विकास सिद्धांत चौमस्की ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं समस्यात्मक बालक, दूसरा अपंग बालक, तीसरा पिछड़ा बालक, चौथा नाजुक बालक। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं समस्यात्मक बालक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल गया ऑप्शन ए, समस्यात्मक बालक। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर बताना है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं परिवार का वातावरण, दूसरा अनुशासनहीनता, तीसरा आर्थिक अभाव, चौथा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं परिवार का वातावरण। तो यहाँ पर मुख्य कारण परिवार का वातावरण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार का वातावरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ ... की ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं वे कैसे सीखते हैं, दूसरा शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, तीसरा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, चौथा सीखने की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं वे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियाँ या त्रुटियाँ उसके कार्य प्रणाली को बताती हैं कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार कर रहा है तथा उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, वे कैसे सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो यहाँ पर बताना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं संचार के साधन, दूसरा समवयस्क समूह, तीसरा अध्यापक, चौथा परिपक्वता एवं आयु। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। पहला देखते हैं संचार के साधन, ये नहीं होता है। समवयस्क समूह, ये भी नहीं है। अध्यापक, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं आयु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं पहचान, दूसरा धारण, तीसरा पुनर्स्मरण, चौथा अनुभूति। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहला देखते हैं पहचान, ये है संबंधित, दूसरा धारण ए भी है, तीसरा पुनर्स्मरण ए भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, अनुभूति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अनुभूति। स्मृति से संबंधित नहीं है, जबकि पहचान, धारण, पुनर्स्मरण ये सभी स्मृति से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अनुभूति। अनुभूति होता क्या है, अनुभूति विशेष परिस्थिति में होने वाली क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो यहाँ पर बताना है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं
व्यक्तित्व का, दूसरा पढ़ने की दक्षता का, तीसरा बुद्धि का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया कि इस स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है। पहले देखते हैं व्यक्तित्व का, ये नहीं है। दूसरा पढ़ने की दक्षता का, ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बुद्धि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि अपराधी बालक कौन होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि अपराधी बालक कौन होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर बताना है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, मेरा प्रिय मित्र, दूसरा मेरा पड़ोस, तीसरा मेरा परिवार, चौथा मेरा विद्यालय। तो यहाँ पर बताना है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नहीं कहते हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर बताना है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। पहला देखते हैं प्रभाव का नियम, दूसरा सदस्यता का नियम, तीसरा तत्परता का नियम, चौथा साइचर का नियम। तो यहाँ पर बताना है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो पहला देखते हैं प्रभाव का नियम, ये नहीं है। सदस्यता का नियम, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए तत्परता के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ... के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ये किसके विचार हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन देखते हैं स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा युंग, चौथा पियाजे। तो यहाँ पर बताना है किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं स्किनर, ये है नहीं। दूसरा पावलोव, ये भी नहीं। तीसरा युंग, ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, पियाजे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, पियाजे। जीन पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, पियाजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है। तो यहाँ पर बताना है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी। पहला ऑप्शन द्वंद्व, दूसरा कुंठा, तीसरा चिंता, चौथा तनाव। तो यहाँ पर पूछा गया कि सामवेगिक तनाव कौन होता है। पहला द्वंद्व, ये होता नहीं। दूसरा कुंठा, यही होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कुंठा। कुंठा उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अकाल, बाढ़, हीन भावना, सामाजिक रीति रिवाज, निर्धनता आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पर बताना है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। पहला देखते हैं अनुकरण, दूसरा प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा प्रतियोगिता, चौथा ये सभी। तो यहाँ पर बताना है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। पहला देखते हैं अनुकरण, ये होता है। दूसरा प्रशंसा एवं निंदा, ये भी होता है। तीसरा प्रतियोगिता, ये भी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, ये सभी होते हैं। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है। तो यहाँ पर बताना है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो ये किसका कथन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन देखते हैं मैकडूगल, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा राउस, चौथा ड्रेवर।
तो यहाँ पर बताना है कि इस मत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, किसका कथन है। मैकडूगल ये है नहीं है। दूसरा वुडवर्थ यही है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी वुडवर्थ। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।